हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेके एसएसबी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर एफ डबल ए एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो है जो उस एमसीक्यू से निकलेंगे उनको भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप पेन और नोटबुक भी साथ में ले लो। और एक और चीज़, डीमोटिवेट नहीं होना है। जिसको एमसीक्यू नहीं आता वो एमसीक्यूज को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा अच्छे से समझना है चीज़ों को, और अपनी जो पेन नोटबुक लेके उसको नोट डाउन करना है अच्छे से। ठीक है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ करो यार। ठीक है, क्वेश्चंस को फेस करना सीखो। अगर फेस करोगे तभी जाके आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान लगेंगी। ठीक है, और एक और चीज़, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है तुम्हारे इसमें 10 में से 10 नंबर पूरे आने चाहिए। ठीक है, पूरा ये तुम्हारा एक टाइप का साइंस का सेक्शनल टेस्ट है, और जैसे जैसे दिन आते जाएंगे तुम्हारे टेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। टॉपिक वाइज तो हम कर ही रहे हैं, अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सेक्शनल जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे पेपर को, तो सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट पे हम थोड़ी सी अपनी क्या करेंगे, गति बढ़ा देंगे। मैंने ऑलरेडी कहा था कि हम 3-3 बार रिवीजन करेंगे एक सिंगल सिंगल टॉपिक का। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमने। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हर एक लेवल का एमसीक्यू हमने टैकल करना है, और बिल्कुल एनालिटिकल पैटर्न पे। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज हमने इतने करने हैं, इतने मैच द फॉलोइंग करने हैं, और इतने असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना हमने। ठीक है ना। और अभी आपका जो रिसेंट फुल मॉक टेस्ट हुआ था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था, इसलिए मैंने आपको कट ऑफ बता दिया था उसकी 85 86। अगर आप कोई भी कैटेगरी को हो, आपके अगर 85 से लेकर 86 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि वो पेपर हार्ड था। मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये पेपर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड होगा। कोशिश करना कि आप बहुत कम उसमें नेगेटिव मार्किंग करो। ठीक है, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बस जो जो टेस्ट शीट्स दे रहा हूँ ना उसको अच्छे से कर लेना, और 2-2 3-3 बार उसकी प्रैक्टिस करना। और जो एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है, उसको स्किप करो, और बाद में जब रिवीजन करते हो उस एमसीक्यू को टॉपिक पूरा पढ़ो और फिर से उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी जिसको भी टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है तो वो मुझे 6005281970 पे क्या कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। स्लॉट्स अब लिमिटेड बचे हैं। ठीक है, अगर स्लॉट्स फुल हो गए तो फिर मैं एनरोल नहीं कर पाऊंगा, तो जिसने करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, चलो ये रहा आपका फर्स्ट एमसीक्यू। और कोशिश करना कि पेन और नोटबुक साथ में भी ले लेना, क्योंकि हम हर एक एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी एमसीक्यू से निकलेगी वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में रहने वाली हैं चीज़ें, तो पेन और नोटबुक साथ में भी ले लेना, और टेंशन नहीं लेनी है। एमसीक्यू नहीं आता कोई चक्कर नहीं, मैं कराऊंगा ना। ठीक है, बस आपने पेन और नोटबुक भी साथ में लेना है। पहला एमसीक्यू ध्यान से पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मास एंड वेट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया एंड रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब मेन बात यह है कि क्या आपको डिफरेंस पता है, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, पहले मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे देखने में ना सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब बात ये है, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे हमें पता डिपेंड करता है, और अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रेविटी अलग होती है, इसलिए क्या होता है, वेट की वेरिएशन होती है, वेट चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मास एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या करता है, मेजर करता है, और ये यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहता है हमारा मास। ठीक है, अब मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ कि मास और आपके वेट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है। जैसे मास जो है हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, और वहीं अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो वो आपकी वेट होती है। फॉर्मूलाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आपने पेन नोटबुक अपना तैयार कर लेना है। पूरा डीएनए निकालते हैं इस पहले एमसीक्यू का। ठीक है, और यार ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, रिवीजन के लिए। चलो, अब मैं सबसे पहले अगर मास की बात करूं, याद रखना मास की। ठीक है, मास, तो मास होता है एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि किसी
टेबल, किसी टेबल का वेट क्या है, 60 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि उस टेबल के अंदर 60 किलोग्राम का मैटर प्रेजेंट है, मटेरियल प्रेजेंट है। यही होता है हमारा मास। अब मुझे बताओ कि अगर उसके अंदर 60 केजी का मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो हर एक प्लेनेट पे 60 केजी ही होगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मास क्या होता है, हर एक प्लेनेट पे सेम रहता है, चाहे अर्थ हो, मून हो, जुपिटर हो, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा एवरीवेयर। मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो सर वेट क्यों नहीं होता, तो वेट का ग्रेविटी से लेना देना होता है, वो आगे करवाऊंगा। पहले मास की बात हो रही है, मास पे चलते हैं। ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है साहब, तो इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, क्या होती है, किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है। और क्वांटिटी कौन सी होती है, कौन सी नेचर की इसकी क्वांटिटी होती है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी की कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होती है। क्या होती है, मैग्नीट्यूड। एक क्या होगी, वैल्यू होगी, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मास का कंसेप्ट हमें किस लॉ से पता चलता है, तो मास का जो कंसेप्ट है वो हमें न्यूटन्स सेकंड लॉ से पता चलता है। इसीलिए आपका फिजिक्स, अगर आपने एफ डब्ल्यू का देखा, वहाँ पे लिखा हो ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहीं से ये एमसीक्यू बना है। समझ रहे हो बात को। तो मास का कंसेप्ट जो है वो आपका कहाँ से आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कई लोगों ने तो सिर्फ रट्टा मारा होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करूं तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं एक साइकिल को धक्का मारूंगा तो वो ईजिली क्या हो जाएगी, आगे जाएगी। लेकिन अगर मैं ट्रक पे मारूंगा तो मेरे को क्या, मेरी फोर्स भी ज़्यादा लग रही है और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो क्या करता है, मास डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। सिंपल मीनिंग, हैवी ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर ज़्यादा मास होता है, उसको मूव करने के लिए फोर्स क्या है, हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हल्के ऑब्जेक्ट पे, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो इजीली क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ठीक है। लेकिन सर इस फॉर्मूले से मास का क्या लेना देना है ना यार। अगर मैं एम को, मास को इधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा आपका, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला होता है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से निकलता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का कंसेप्ट भी आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। शॉर्टकट क्या है, ज़्यादा फोर्स लग रही है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। अगर बॉडी सॉरी ऑब्जेक्ट का मास काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए और ज़्यादा फोर्स क्या है, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। तो यही कहता है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसी से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है किसका, मास का। ठीक है, ये आपको चीज़ पता चल गई होगी। और कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती मास की। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, केजी। अब हम बात कर लेते हैं अपने वेट की। वेट का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, मास का आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं वेट की। ठीक है। अब वेट का कंसेप्ट मैं आपको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। सपोज करो ये क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस है और ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है। अब मेरे को बताओ अर्थ क्या करेगी, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, एक पुलिंग फोर्स लगाती है। जैसे ये अर्थ है, ये इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। ठीक है, पुलिंग फोर्स लगा रही है। यही जो पुलिंग फोर्स है ना दोस्तों, यही हमारी क्या है, यही हमारा क्या है, वेट है। यही हमारा वेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा वेट है। तो वेट आपकी क्या हुई, एक टाइप की फोर्स हुई ना दोस्तों, फोर्स हुई आपकी, एक टाइप की फोर्स हुई जो अर्थ लगा रही है आपको खींचने के लिए, एक पुलिंग फोर्स हुई। ठीक है। तो आसान शब्दों में क्या हुआ, आप पर ग्रेविटी का कितना असर हो रहा है, वही क्या है, वही हमारा क्या है, वेट। ठीक है।
और बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वेट का क्या है। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा वाला जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं, देखो यार अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 11th-12th वाला कंसेप्ट इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है। जनरल साइंस है तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जिसका साइंस बैकग्राउंड भी नहीं है, जो भूल गया है सब कुछ, वो भी इसमें सीख जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी ये क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका अपना डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन सर इसका डायरेक्शन कैसे होता है, हम कैसे कहते हैं कि वेट इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, अभी बताता हूँ। अब डायरेक्शन का इससे लेना देना इस तरीके से, क्योंकि पहले मैंने आपको इसीलिए बताया ये क्या है, आपकी एक टाइप की फोर्स है। हम कहते हैं ना कि यार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड से फोर्स लग रही है, राइट साइड से फोर्स लग रही है, तो डायरेक्शन की बात बिल्कुल हो रही है जो कि मास में नहीं हो रही थी। इसीलिए आपका जो वेट है वो कौन सी आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी बात हो रही है एज वेल एज इसकी मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है, इसीलिए वेट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो स्टैंडर्ड जो इसका एसआई यूनिट होता है वेट का, वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वेट को कभी भी किलोग्राम का एसआई यूनिट मत बता देना, ठीक है, मास का होता है। लेकिन वेट का क्या होगा, तो हमेशा स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है इसकी वो होती है न्यूटन होती है, ना कि किलोग्राम, ठीक है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि लेकिन सर जब हम अपना वेट नापवाते हैं, हम कहते हैं हमारा वेट इतना केजी है, इतना केजी है, इतना 70 केजी, 80 केजी, वो एक्चुअल में आपका वेट नहीं होता, उसको हम मास इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मास इक्विवेलेंट कहते हैं। अब देखो सपोज करो कोई वेइंग मशीन है, उसमें आप खड़े हो गए, ठीक है। अब वो क्या करती है ना, सपोज करो तुम्हारा मास कितना आ रहा है, तुम्हारी बॉडी का जो मास है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, कोई कुछ ना कुछ बॉडी का मास होगा। लेकिन अर्थ जो तुम पे फोर्स लगा रही है, सपोज करो वो लगा रही है 588 न्यूटन की, जो फोर्स लगाती है, जो मैंने आपको वेट का कंसेप्ट बताया था, वो 588 न्यूटन की क्या कर रही है, आप पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। फोर्स लगा रही है का मतलब क्या हुआ, कि मतलब आपको अपनी तरफ वो खींच रही है, तो यही क्या होगा, ये आपका वेट होगा। लेकिन फिर वो केजी में क्यों आता है, वो मशीन केजी में क्यों आपको बताती है, तो एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होता है ना, अगर एक्चुअल में आपको कोई अपना वेट पूछता है, तो आप कहते हो कि यार मेरा वेट जो है वो मान लो कितना है, 70 केजी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये आपका वेट नहीं होता, ये अभी भी आप अपना मास बता रहे होते हो। वेट बताने का अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो इस 70 केजी को, ये आपका मास है क्योंकि केजी में होता है, इसको आपको करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके ये सपोज आता है 686 न्यूटन। ये होता है आपका एक्चुअल वेट। लेकिन अब हम किसी को बोलेंगे यार मेरा वेट जो है वो 686 न्यूटन है, तो वो शायद अजीब लगेगा, ठीक है। इसीलिए अच्छे तौर पर, मतलब उस वो कॉम्प्लेक्स नाम बन जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं केजी, ठीक है। और वहीं अगर मैं वेइंग मशीन की बात करूं, तो ये जो आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, 588 न्यूटन फोर्स लगा रही थी आपको खींचने के लिए, इसको क्या करती है, मशीन का जो मैकेनिज्म होता है, इस 588 न्यूटन का जो एक्चुअल वेट होता है, इसको किससे करती है, आपके 9.8 से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। और फिर भी वो आपको क्या बताती है, फिर आपका वो एक्चुअल मास ही बताती है, लेकिन वो भी वो केजी में बताती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, न्यूटन में ना आ जाए, इसलिए वो आपको बताती है किसमें, केजी में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई गई होंगी, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू, जो है आपका केमिस्ट्री से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपका ये क्वेश्चन है। चलो बताओ। When white silver chloride is left exposed to sunlight, it turns gray. This is an example of which type of chemical reaction? ये आपको बताना, ठीक है। ये सारी की सारी रिएक्शंस भी हम कर लेंगे।
अब देखो इस एमसीक्यू का सबसे पहले आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको सिल्वर क्लोराइड का अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, AgCl। पूरा डिकोड करते हैं इसमें, देखो क्या होता है AgCl। अगर मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, मतलब जब उस पर सनलाइट पड़ती है, इस सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है क्या करती है, इसके मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। जो AgCl जो होता है हमारा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, वो टूट कर दो अलग अलग चीज़ों में बदल जाता है। सबसे पहले AgCl बदलता है किस में, Ag यानी सिल्वर में, और Cl2 मतलब अपना क्लोराइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमें सिल्वर कलर इसका दिखाई देता है, जो ग्रे कलर दिखाई देता है, वो एक्चुअल में सिल्वर मेटल का क्या होता है, Ag सिल्वर मेटल का कलर होता है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, क्योंकि यहाँ एक सिंगल कंपाउंड जो था AgCl, वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सबस्टांसेस में बन रहा था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सबस्टांसेस में बनता है। जैसे यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन यहाँ पे आपको बनता, क्लोरीन गैस जो है आपको बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही थी। तो ये क्या हो गया, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो क्या हुआ, सिंगल कंपाउंड क्या हुआ, टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये किस तरह से दिखती है, जैसे AgCl है, ठीक है, इस पे क्या हुई, सनलाइट पड़ती, यहाँ पे सनलाइट पड़ी, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया Ag प्लस Cl2 में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे दो लगा देंगे, यहाँ पे भी दो लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सिंपल याद रखना ऐसे, जैसे ये एक सिंगल कंपाउंड है AB, टूट कर क्या बन जाएगा, A प्लस B अलग अलग। ठीक है, ये होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बता दी आपको, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये होता है डिकम्पोजिशन का उल्टा, इसमें कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइन। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट क्या होगा, जैसे A प्लस B मिलके क्या बना देंगे, एक सिंगल कंपाउंड बना देंगे AB। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको फास्ट करने वाले मटेरियल को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ये याद रखना, पता नहीं कितने सारे एग्जाम में आया हुआ, क्या कहते हैं उसे, कैटलिस्ट। ये एक एक्सटर्नल मैंने आपको एक इन्फो बताई है, तो याद रखना। रिएक्शन को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे अब मैं इसकी एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, सिंपल है, C प्लस O2 इक्वल क्या बना के देगा हमें, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना के हमें देगी, या H प्लस O2 क्या बना के देगा, H2O। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बैलेंस करूं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, दो यहाँ आ जाएगा और दो यहाँ आ जाएगा। तो ये किसकी हमारी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, अब मैं अलग बात करूं, डिकम्पोजिशन बता दी मैंने आपको, डिकम्पोजिशन बता दी, कॉम्बिनेशन बता दी। अगली जो हमारे पास रिएक्शन आएगी वो रहेगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। सपोज कर लो कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिंक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं दोनों को मिला रहा हूँ, जिंक और कॉपर सल्फेट को, ये क्या दे रहा है मेरे को, जिंक सल्फेट और कॉपर। देखो अब इसमें हुआ क्या, अब मेरे को पता है कि यार जो जिंक है ना वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे जैसे इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, जिंक का कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसने कॉपर को हटा के उसकी जगह ले ली, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, जिंक सल्फेट।
सीओ को उसने क्या किया, हटाया। सीओ को बोलता चल तू हट जा, तू कम रिएक्टिव है, तू साइड में अकेला रहेगा। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। जिंक ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि कोई भी किसी कंपाउंड में कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, हटा देता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, आपका जिंक जो था वो कॉपर से क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, तो कॉपर को उसने हटाया, उसकी जगह ली और कॉपर को अलग कर दिया। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलके क्या दे रहा है हमें, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के पास इसमें ज़्यादा पावर रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, अब मैं यार एक और बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं Cu प्लस ZnSO4, अब ये देगा मेरे को आगे रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन ही नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि सर जिंक तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना इसके साथ, कॉपर इसको हटा ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं बनाएगा। समझ में आई, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगली मेरे पास जो आएगी वो आएगी हमारे पास क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से वो पूछेगा ना, आपको 4 अलग अलग इक्वेशंस दे देगा और बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। तो जैसे जैसे सेशंस आएंगे वैसे एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस होगी। ये चलती रहेगी सीरीज जो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर भी लाऊंगा, जीएस भी लाऊंगा, तो ये चलती रहेगी साथ साथ में। इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ गाइस कि अगर आपने सही में अगर अभी तक आपने FAA की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डेली टेस्ट होंगे टेल एग्जाम। ठीक है, जो ऑलरेडी पीछे वाले टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको शीट्स में मिल जाएंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हर एक टाइप का एमसीक्यू हम उसमें करेंगे, एनालिटिकल कोई छोड़ना नहीं है एमसीक्यू। ठीक है, मेरी इतनी गारंटी है। इतनी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको बिल्कुल हलवा लगे वो चीज़। ठीक है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो गलती हुई थी उसको नहीं दोहराना है अब। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपको आदत होगी ऐसे एमसीक्यूज को टैकल करने की, उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसको भी पहले एग्जांपल से समझेंगे ताकि आप रट्टा ना मारो यार। मेरा यही है कि आप रट्टा ना मारो, अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। देखो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमक NaCl, और यहाँ पे मैंने लिखा AgNO3 सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, और ये बना रहा है क्या आपका NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी। ठीक है, ये आपका बना रहा है NaNO3, क्या बना रहा है आपका सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। देखो अभी इसमें खुद ही देखो कि इसमें हो क्या रहा है। आपको नहीं लग रहा कि अदला बदली हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स के जो पार्टनर्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, देख रहे हो। ठीक है, Cl के साथ तो सोडियम था, यहाँ पे क्या है, सिल्वर है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ नाइट्रेट के साथ क्या था, सिल्वर था, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो क्या होता है, जब दो कंपाउंड्स, ठीक है, अपने आयंस या पार्ट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंजिंग हो रही है ना यहाँ पे। अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में लिखूँ ऐसे AB प्लस CD, AD प्लस CB, इस हिसाब से, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रही है यहाँ पे। मतलब दोनों कंपाउंड्स के जो पार्टनर्स हैं, उनके जो आयंस हैं स्पेशली, वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अदला बदली हो रहे हैं। तो यही जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो चारों की चारों हमने रिएक्शन यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये है हमारा थर्ड। ड्यूरिंग हैवी और रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज क्रैम्प्स इन द मसल्स occur due to anaerobic breakdown of glucose. This breakdown leads to accumulation of which of the following? बताओ थर्ड। अब इसको ना मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूँ। देखो अगर आप बिगिनर हो तो आपने नोटिस किया होगा, आप अचानक से अगर आपको जोश आता है और आप रनिंग करना, भागना शुरू करते हो। ठीक है,
तो एक पॉइंट पे क्या होता है, आपको चक्कर आना जैसा फीलिंग आती है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, वॉमिट का मन होता है, ठीक है, और मसल्स में क्रैम्प्स पड़ता है। वो पड़ता है किसकी वजह से? आपके लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड की आपकी जो क्वांटिटी है बॉडी में वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक थ्रेशोल्ड। लेकिन सर सवाल ये है कि ये लैक्टिक एसिड बढ़ता क्यों? अभी बताता हूँ। देखो देखो जब भी हम कोई हैवी या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, तो हमारी मसल्स को क्या होता है, अचानक से ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो उस ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोड्यूस करना आता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उस लेवल की एक्सरसाइज या उस लेवल की रनिंग कभी की ही नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी के चक्कर में बॉडी क्या मांगेगी? ऑक्सीजन मांगेगी ना। ऑक्सीजन लेकिन बॉडी बना ही नहीं पाती, क्योंकि उसको आदत है नहीं इतनी ऑक्सीजन बनाने की। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। लेकिन तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही ना। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी कहती है चल मैं एनर्जी बनाती हूँ। वो बनाती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि उतना ऑक्सीजन होता नहीं है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाने के चक्कर में वो करती है एनएरोबिक फॉर्म में आपकी क्या करती है, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ग्लूकोज क्या एक टाइप का शुगर है, उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। अब इस ब्रेक डाउन की होता किसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एनारोबिक, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करती है, तो इससे क्या होता है, एनर्जी तो आती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स फिर बाद में रिलैक्स भी तो हो जाते हैं, आपको वॉमिट वाला मन फील होता है तो 10-15 मिनट बाद ठीक भी तो हो जाता है। वही इसी की वजह से होता है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कुछ एनर्जी निकलती है। लेकिन एनर्जी निकलने के साथ साथ ही क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड। और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड बनता है ना, तो हमारे मसल्स में क्या, हमारे जो मसल सेल्स हैं उसमें क्या करता है, एक्युमुलेट करता है। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से हमें दर्दें होती हैं, ठीक है, नोजिया टाइप, हमें वॉमिट वाला मन होता है, क्रैम्प्स वगैरह फील होते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ड्यूरिंग हैवी और रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज क्रैम्प्स इन मसल्स ऑकर ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दिस ब्रेकडाउन लेट्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो जिम वगैरह जाते हैं या अच्छे रनर्स हैं उनको पता होगा लैक्टिक थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। द सवर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर इज काज्ड प्राइमरली बाय द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल्स। अब आपका जो साइंस का सिलेबस है उसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग, फिजिक्स से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं और बायो से भी हैं। तो 10 टॉपिक्स और 10 एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये जो है ओजोन, आपको पता है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ओजोन वाला, वहां से टॉपिक है। तो बताओ इसका फोर्थ का क्या आंसर होगा, और ओजोन का पूरा डीएनए निकाल देंगे इसमें, सब कुछ, डिप्लेशन वगैरह क्या क्या चीजें होती है सब कुछ करेंगे फोर्थ में। चलो पहले इसका आंसर बता दो, फिर करते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले बताओ, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब पूरा सब कुछ समझाता हूँ। डिप्लेशन का मतलब होता है, सबसे पहले समझो, ओजोन का पतला होना, ठीक है। कैसे हो रही है ओजोन पतली, वो समझते हैं, ठीक है। ओजोन क्या है, तो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ओजोन। और कौन सी लेयर पे ये मिलता है सॉरी, तो ये मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो ओजोन है हमारी, ये पतली हो रही है, ठीक है। और ये करती क्या है, पहले ये काम क्या करती है ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं, और क्वेश्चन में आ जाए कौन सी यूवी रेडिएशन, तो स्पेशली यूवी बी और यूवी सी, ये बहुत ही ज़्यादा जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो है वो रेडिएशंस होती हैं, और इसी से स्किन कैंसर होता है, आई का कैटरैक्ट होता है, ठीक है। हमारा जो डीएनए है वो डैमेज होता है, क्रॉप्स डैमेज होती हैं, ठीक है। और जो ओशन लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, वो भी डैमेज होती है इससे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो लेकिन CFC है, CFCS है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये डिप्लीट कैसे कर रही है ओजोन को, और ज़्यादा जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो अर्थ में आ रही है उसकी वजह से। तो क्वेश्चन ये आता है CFC कैसे ओजोन को डिप्लीट कर रही है। देखो, जैसे ही ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका पहुंचता है कहाँ पे, अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे, वहाँ पे क्या करता है, इन
क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स को जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ देती हैं। तो इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है हमारा। ठीक है, क्या निकलता है, क्लोरीन। और यही क्लोरीन इतना ज़्यादा डेंजरस है कि ये जो है, एक क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल क्लोरीन एटम लाखों लाखों ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, पतली हो रही है। ठीक है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा है, आपका एफडब्ल्यू का जो साइंस का एमसीक्यू सेशन था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला, उसमें मैंने ओजोन पूरी डिटेल में करवाई हुई है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, तो वो सेशन ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओजोन का थोड़ा जो ऊपर ऊपर से है वो बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ना कि ओजोन जो है वो बेसिकली क्या है, आपका ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। ठीक है, जो 3 ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे। काम क्या करती है, तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं, जैसे यूवी बी हो गया या सी हो गया, ठीक है, जो हार्मफुल होती हैं हमारे अर्थ में, उससे स्किन कैंसर होता है, आई में कैटरैक्ट हो सकता है, क्रॉप्स डैमेज हो सकती है, तो उससे बचाता है। ठीक है, एज ए शील्ड बचाता है। ठीक है, और ख़राब कैसे हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये निकलता कहाँ से, आपको पता है, जो हमारे फ्रिज होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एरोसोल्स, एरोसोल स्प्रे पता है क्या होती है, जैसे हमारी ड्यूड्रेंट की स्प्रे होगी, परफ्यूम स्प्रे होगी, रूम फ्रेशनर हो गया, पेंट का स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे होगी, तो उसमें से भी आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो निकलते हैं। ठीक है, अब ये निकल के कहाँ जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें तोड़ना शुरू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और CFCs जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, क्लोरीन। और यही क्लोरीन क्या होता है, फिर लाखों जो आपकी ओजोन मॉलिक्यूल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी अब। ठीक है, अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन तो मैंने आपको बता दी, जो स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है। अर्थ से अप्रॉक्स 15 से 30 किलोमीटर ऊपर आपकी क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये क्या करती है, जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनको ब्लॉक करती है। ये हो गई हमारी गुड ओजोन। एक होती है बैड ओजोन। अब बैड ओजोन का क्या कंसेप्ट है सर जी, बैड ओजोन आपकी कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर, ग्राउंड जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे बनती है। ठीक है, और बनती कैसे है, पहले क्या होता है, मतलब ये जो बैड ओजोन होती है ना, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कौन सा, पहले याद रखना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मतलब क्या होता है, पहले कुछ गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह निकलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs जिसे हम बोलते हैं, पेट्रोल वेपर्स, पेंट इंडस्ट्रीज से ये निकलता है, मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलते हैं, VOCs। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs किसके साथ मिलके, सनलाइट के साथ मिलके क्या करती हैं, हमारी जो बैड ओजोन है वो बनाती हैं। ठीक है, रिएक्ट करके। अब बैड ओजोन बनती है, फिर इससे क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट पता है, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा उसको क्योंकि मैंने उस पर सेशन लाया हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। देखो, जब यूवी रेडिएशन सन से नीचे अर्थ पे आती है ना, ठीक है, तो वो होती हैं लॉन्ग वेव्स में। कौन सी, आपकी लॉन्ग वेव्स होती हैं वो, सॉरी सॉरी सॉरी, शॉर्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, शॉर्ट वेव्स। और ये जब अर्थ की सरफेस पर स्ट्राइक बैक होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, तब ये जाती है लॉन्ग वेव में। और ये होती है इंफ्रारेड। यही क्या होती है, आपकी गर्मी ज़्यादा छोड़ती है। अब होता क्या है ना कि ओजोन की फॉर्मेशन जब ट्रोपोस्फेयर पे होती है, वो इस हीट को ऊपर जाने नहीं देती। क्या कर लेती है, उसको इसी धरती पे क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। और सबसे ज़्यादा ट्रैप यही करती है ऑक्सीजन, ओ सॉरी ओजोन। ठीक है, तो ट्रैप करने का काम करती है, इसीलिए ये डेंजरस है। और भी ज़्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये क्या करती है, आपकी स्मोग बनाती है। ठीक है, स्मोग की फॉर्मेशन करती है। आपको पता है स्मोग की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा होता है, आई इरिटेशन होती है, और क्रॉप्स भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोग कहते हैं। ठीक है, तो बैड ओजोन सिंपली बनी कैसी, व्हीकल्स या फैक्ट्री से निकली हुई गैसेस जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं, उसके साथ
रिएक्शन के बाद क्या बनता है आपका, ओजोन बनता है। फिर वही ओजोन क्या करता है, जो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं और वापस जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो रिफ्लेक्ट बैक उन्हें होने नहीं देता, ओजोन उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, आपकी गर्मी बढ़ती है। ठीक है, और क्या करता है ओजोन, जो बैड ओजोन होता है जो ट्रोपोस्फेयर पे होता है, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, आई इरिटेशन, क्रॉप डैमेज वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन है। ठीक है, आई होप फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये एमसीक्यू है और ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके लिए पहले आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी में, ये सिंपली आप ये समझो कि जब भी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी हीट एनर्जी में, वही क्या है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब होता क्या है, कैसे ही होती है, तो जब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, किसी कंडक्टर या रजिस्टर से क्या होती है, पास होती है। क्या होती है, पास होती है। जब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर या रजिस्टर से पास होती है, रजिस्टर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, स्टॉप करता है, और कंडक्टर क्या करता है, उसको अलो करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर या रजिस्टर से पास होती है और उस एनर्जी की वजह से जब आपकी हीट एनर्जी बनती है, उसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, और जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो याद रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतनी ही आपकी क्या होगी, हीट क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ठीक है, आई स्केयर आर टी, ये आपको पता होना चाहिए। हीट इज इक्वल टू करंट का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स। ठीक है, करंट की क्या होती है, एम्पेयर। अब ये जब टॉपिक आएगा ना इलेक्ट्रिसिटी, उसको देखना कितने डिटेल में कराऊंगा मैं। पूरी की पूरी जो 10th की एनसीईआरटी नसों में घुसा दूंगा, उस हिसाब का सेशन आएगा। अभी 4 ही हुए ना, 10 टोटल आपके सेशन होने, 4 हो चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखे तो देख लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस की क्या ऐसा यूनिट है साहब, ओम है, और टाइम की हमारी सेकेंड्स है। ठीक है, ये कह रहा है ना, यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो जूल्स लॉ है, उसके हमें एग्जांपल कहाँ कहाँ को देखने पे, यार आप हीटर चलाते हो अपना, या इलेक्ट्रिक आप आयरन चलाते हो, जो आपकी प्रेस होती है, हीट करती है कि नहीं वो। ठीक है, हीटर हो गया आपका, गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया, केटल हो गई। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस हो जाते हैं किसके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। ये मैंने आपको पूरा जूल्स लॉ समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक है, अब यही फॉर्मूलों का यहाँ पे क्या होगा, इस्तेमाल होगा। कह रहा है कि अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लो थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर, रजिस्टर में क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। अब करंट क्या हो रही है, हाफ हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस और टाइम को क्या रखा है उसने, कांस्टेंट रखा है। मतलब जो रेजिस्टेंस है और टाइम है, ये चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जो हमारा करंट है वो क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हाफ। तो बोल रहा है कि जो हीट बनेगी वो कितनी बनेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर इंटू टी। ठीक है, करंट कितना है सर, तो करंट तो सर हाफ बोल रहा है, तो 1/2 का स्केयर करते हैं ना, और आर ओ टी को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया।
करंट को हाफ कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे आई है क्योंकि करंट को हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई स्केयर अपॉन 4। मैं फिर से कराता हूँ, ठीक है, एक गलती हो जाती है ना उसकी वजह से पूरा सब कुछ हो जाता है। देखो ये फॉर्मूला है, बोल रहा है करंट जो है, ये करंट जो है ये आई, ये क्या हो रहा है, ये हाफ हो रहा है, तो आई अपॉन 2 आएगा, ठीक है, आई अपॉन 2 का स्केयर इंटू आर इंटू टी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर आई स्केयर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का स्केयर 4 इंटू आर इंटू टी, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना यार, 1/4 इंटू आई स्केयर आर इंटू टी, कुछ बदलेगा तो नहीं, एक ही मतलब है इसका और इसका, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, आई स्केयर इंटू आर टी, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे किसका फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या आ जाएगा H, क्योंकि H क्या होता है आई स्केयर आर टी, वो यहीं पे बन रहा है। तो मेरी हीट क्या हो गई यहाँ पे बताओ, हीट क्या होगी 1/4 हो गई, क्या हो गई 1/4 इंटू एच, तो क्या होगी 1/4 होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इज द राइट आंसर। देखा कितना इजी एमसीक्यू था, लेकिन अगर यही आपको इसकी आदत नहीं होती तो आप वहाँ पे इसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना। आई होप समझ आ गई होगी, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको ये एमसीक्यू करवाया है, ठीक है। इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू पे। मेटल्स आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट देयर आर एक्सेप्शंस अमॉन्ग एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिक्स्थ, देखो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं यार, हमने हर एक टाइप का एमसीक्यू देखना है, सीडीएस लेवल तक के एमसीक्यूज भी हमने देखने हैं, जो सेशंस अपकमिंग आएंगे, जैसे हम अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 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 टेस्ट सीरीज में एनरोल हुए हों, आपको तो मैं हर एक टाइप के एमसीक्यूज दे रहा हूँ यार, चाहे वो एडवांस है, सुपर एडवांस है, मॉडरेट है, ईजी है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो गलतियाँ आपने जूनियर असिस्टेंट के टाइम पे दोहराई थी उनको नहीं दोहराना है, हर एक लेवल को पढ़ के जाना है। अब इसमें यार हम स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं, जेकेएसएस भी बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, हमें नहीं पता चलता कैसा पेपर वो सेट कर देगा, ठीक है, लेकिन आपको हर एक डॉट्स को कनेक्ट करके जाना है और अपना बेस्ट देना है। और मेरी बात हमेशा ही अपने माइंड में रखना, अगर आपको लगता है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, तो तभी आपकी दिमाग की घंटी जो है वो जलनी चाहिए, बजनी चाहिए, ठीक है। और यही आपके माइंड में सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को नेगेटिव मार्किंग जो है वो अवॉइड करनी है। अगर पेपर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ठीक है। तो सोच लो जूनियर स्टूडेंट के जिसके 50-55 भी मार्क्स हैं ओपन मेरिट में, वो भी सेफ है। तो अगर खुदा ना खास्ता FAA का पेपर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है लाइक जूनियर असिस्टेंट, तो कोशिश करना कि 80-85 तक का करके आ जाओ ओपन मेरिट वालों, ठीक है, हो जाएगा काम उसमें, इतना ही जाएगा अगर हो जाएगा तो, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। सिक्स्थ पे चलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है, मेटल नहीं पूछा, ठीक है। नॉन मेटल पूछ रहा है कि जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, तो ये तो सबको ही पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रोमाइन। और अगर वहीं पे मेटल पूछा होता, तो मेटल पूछा होता तो फिर क्या आंसर होता, आपका मरकरी होता, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं इसी एमसीक्यू से जो निकलती हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की बात करूं तो ये आपका क्या है, कार्बन क्या है, एक सॉलिड नॉन मेटल है, क्या है, सॉलिड आपका नॉन मेटल है, ठीक है। और इसकी फिर अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। और इसकी एलोट्रॉप्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक। फिर फोस्फरस की बात करूं तो ये भी क्या है आपका एक सॉलिड, क्या है, नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है। और यही आपका ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आके क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको हमेशा कहाँ पे रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि रिएक्शन ना करे ये, ठीक है। आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक सॉलिड नॉन मेटल है। बात सारे के सारे ये आपके नॉन मेटल है, एक्सेप्शन कि आपका जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, ठीक है।
आपको पता है ना कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते, लेकिन आयोडीन जो है वो हमारा एक्सेप्शन है, ये शाइनी होता है, मतलब लस्ट्रस होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको पता है सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, Hg। ठीक है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। ठीक है, और हार्डनेस की बात करूं, अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी है, आपको पता है सारी जो मेटल्स होते हैं लगभग क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, जिन्हें हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल क्या है, सबस्टांस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेवंथ, according to the flow of energy in an ecosystem, which trophic level in typical food chain has the maximum amount of energy available to it? सेवंथ बताओ। आगे इन्वायरमेंट से सवाल। तो देखा आपने, सारे टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैं आपको फूड चेन का अगर एनर्जी का आपको बताऊं कि कैसे आपकी चलती है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सबसे पहले आती ही किसके पास है, प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद किसके पास, फिर आते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये याद रखना, ये फूड चेन इस तरह चलती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं आपके टॉप कार्निवोरस, और सबसे कम एनर्जी इन्हीं के पास होती है। सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने इसका पूरा क्या निकालना है, डीएनए। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो, कोई भी, अगर मैं किसी भी इकोसिस्टम की बात करूँ, ठीक है, इकोसिस्टम की बात करूँ, जैसे फॉरेस्ट बात करूँ, फॉरेस्ट की बात करूँ, पॉन्ड की बात करूँ, ठीक है, एनर्जी का जो सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, आपका सन है। सन से ही एनर्जी आ रही है। अब फूड चेन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से होती है ना, प्रोड्यूसर से होती है। प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं, हमारे जैसे ट्रीज आ जाते हैं, हरे पौधे आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, फाइटो प्लैंकटॉन आ जाते हैं। सर फाइटो प्लैंकटॉन क्या होते हैं, अभी बताता हूँ। देखो, फाइटो का मतलब सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स, और प्लैंकटॉन होते हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, देखो पानी के अंदर आपको माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लाइटोप्लैंक्टन। बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर में क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, और होते कहाँ कहाँ पे, तो ओशंस में होते हैं। ठीक है, समुद्र में, सीज में, लेक्स में, और रिवर्स में। और इनको क्या बोला जाता है कि अर्थ के ना सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है। किसका, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के यही प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के यही प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फूड चेन की शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से होती है, जैसे हरे पौधे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इसीलिए मैंने आपको फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बताया। अब होता क्या है, क्योंकि वो सनलाइट का यूज़ करके क्या, क्योंकि सबसे पहले सनलाइट इन्हीं के पास आएगी। अब सनलाइट का यूज़ करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने लिए क्या बनाते हैं, खाना, एनर्जी बनाते हैं। और खुद बना रहे हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली सन से एनर्जी इन्हीं के पास आती है। इनके पास एनर्जी का अमाउंट सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये सन से लेते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। और जैसे जैसे फिर आगे आगे यहाँ पे मैंने आपको पूरी फूड चेन आपको बता दी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास एनर्जी होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर्स की,
तो ये शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, जानवर होते हैं जैसे डियर हो गया आपका, रैबिट हो गया, ग्रास होपर हो गया, जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के मुकाबले इनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रोड्यूसर्स के बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद हमारे आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं आपके कार्निवोरस, कार्निवोरस जो जिन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक वगैरह हो गया, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, इनको खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस को खा के अपना एनर्जी बनाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं टॉप कार्निवोरस, जिन्हें हम एपेक्स प्रेडिडेटर्स भी कहते हैं, जैसे लॉइन हो गया, ईगल हो गया। अब ये फूड चेन के बिल्कुल एंड में आते हैं ना, तो फूड चेन में बिल्कुल एंड में होने की वजह से इनके पास सबसे मिनिमम एनर्जी बचती है। तो क्वेश्चन आ जाए, सबसे फूड चेन में सबसे मिनिमम एनर्जी किसके पास होती है, तो होती है टॉप कार्निवोरस। अगर टॉप कार्निवोरस ऑप्शन में नहीं होगा तो उसने एपेक्स प्रेडिडेटर्स लिखा होगा। ठीक है, ठीक है साहब, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। ठीक है, अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आता है 10% लॉ के बारे में। 10% लॉ जो ट्रांसफ़र होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 10% लॉ क्वेश्चन आ सकता है, दिया किसने, तो रेमंड लाइनमैन ने दिया था। किसने, रेमंड लाइनमैन। डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब ये कहता है, ये लॉ कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाती है ना, तो सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितनी, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। बाकी की जो 90% है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या बोला इसने कि ट्रॉपिक लेवल में जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो 10% ही होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और लॉस कहाँ हो जाती है, जैसे डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, डेली एक्टिविटीज इन्वायरमेंट में ये हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आता है कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और बहुत बार ये आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन मतलब वन वे होती है। ठीक है, एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन मतलब वन वे में होता है, जैसे सन, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक बार जो एनर्जी सन से प्लांट में आ गई वो वापस सन के पास थोड़ी ना जा सकती है यार, इसलिए वन वे है ना, वन वे टिकट है ये। और जो एनर्जी डियर ने प्लांट से ले ली वो वापस प्लांट को मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। या प्लांट, कोई देखा प्लांट डियर को खा रहा है, तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं 8th एमसीक्यू की तरफ। ये आ गया आपका विटामिन से, और विटामिन वाला सेशन भी देख लेना, डिटेल में कराया एनसीईआरटी से। अ पेशेंट प्रेजेंट विथ स्वॉलन ब्लीडिंग गम्स एंड वाउंड्स दैट take an unusually long time to heal. This clinical picture is most likely due to deficiency of which of the following? तो 8th का बताओ क्या आंसर होगा। पहले जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करो, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स दैट टेक एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू हील। तो ये कौन सी बीमारी की बात कर रहा है, ये स्कर्वी है। और स्कर्वी मैंने आपको बताया था, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, विटामिन सी से हमारे की कमी से हमें क्या होती है, स्कर्वी होती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन सी क्या बनाता है हमारी बॉडी में, कोलेजन। और कोलेजन के बनने से क्या होता है, हमारी जो गम्स होती हैं, स्किन होती है और ब्लड वेसल्स जो होती है वो स्ट्रांग होती है। और जैसे विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कोलेजन बनना बंद हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, वाउंड्स हमारे हील नहीं होते और उनमें हील होने में टाइम लगता है। ठीक है, और बात करूं अगर विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम नाइक्लोपिया कहते हैं। और यार ये मैंने पूरा डिटेल में कराया, विटामिन प्लीज़ देख लेना, बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से कराया है। ठीक है, सारे विटामिन सब कुछ अच्छे से करवाया हुआ है। तो विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइक्टालोपिया। ठीक है, रात में या कम रोशनी में दिखना। ठीक है, और एक और बीमारी होती है, इससे याद रखना, ज़ेरोफिथेलामिया। ठीक है, इससे क्या होता है, ज़ेरोफिथेलामिया से आँखें जो होती हैं हमारी ड्राई हो जाती हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है।
हड्डियां जो होती हैं हमारी क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और विटामिन B12 से क्या होता है, परनीशियस अनीमिया होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी, परनीशियस अनीमिया होता है, ठीक है। और मेरे को बताओ फैट सोल्यूबल विटामिन जल्दी से कैसे याद करवाया था, कीड़ा, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट लिपिड्स में घुलते हैं और हमारी बॉडी के लिवर या फैटी टिश्यूज में क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं। और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, ये पानी में घुलते हैं क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व होते हैं, हमारी बॉडी इन्हें स्टोर नहीं कर पाती। और एक्सेप्शन है सिर्फ विटामिन B12 जो है वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है उसे बॉडी स्टोर करती है, बाकी इनके अलावा कोई भी नहीं। तो एक्सेप्शन है विटामिन B वाला, अच्छे से सारा करवाया हुआ, ठीक है, याद रखना। और साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए का क्या साइंटिफिक नेम है, रेटिनोल। सी का क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। ओ सॉरी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का है कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का टोकोफिरोल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन के क्या है, फिलोक्विनाइन बोलते हैं। और विटामिन B12 क्या है, साइक्लोकोबालामाइन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए ना कभी भी। ये मतलब एग्जाम में अगर पूछ ले कि विच विटामिन इज मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, हीट की वजह से कौन सा विटामिन जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आंख बंद करके उसका आंसर लगा देना, विटामिन सी, ठीक है। चलते हैं 9th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज क्लासिफाइड एज नॉन कन्वेंशनल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका तो सेशन अभी लिया था रिसेंट, तो बताओ। अब इसको मैं डिटेल में भी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये अभी जस्ट पढ़ा है। टाइडल एनर्जी, ये क्या है आपकी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल क्या था, मैंने आपको बताया था, कन्वेंशनल सोर्सेज कौन सी होती हैं, जो हम बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, ये सब क्या है, कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल में क्या बताया था, जो अभी हम रिसेंट, ठीक है, जो रिसेंट अभी टेक्नोलॉजी की मदद से हम यूज कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, जियोथर्मल है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब क्या है हमारी नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइडल। और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। 10th पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज एंड देयर प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट्स। अब जो साइंस का मैंने पहला सेशन लिया था वो इन्हीं शायद इस पे नहीं, विटामिन पे सेकंड सेशन ये लिया था, है ना, तो ये तो आना चाहिए जिसने वो लेक्चर देखा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। तो तीनों ही जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड है। कोलेरा आपका बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से, और रेबीज वायरस तो आपको पता ही है। कोलेरा जिसे हम हैजा कहते हैं, ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गंदा पानी पीने या खाने से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआन डिसीज है। मलेरिया का अगर पैरासाइट का नाम पूछ ले तो याद रखना, प्लाज्मोडियम। रेबीज आपको पता है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कुत्तों के काटने से या बंदर के काटने से होती है, ठीक है। इससे क्या फैलता है, हमारा लाइसा वायरस फैलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और टीबी की अगर मैं बात करूँ ना, टीबी क्या है आपका, ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टाइफाइड क्या है आपकी, बैक्टीरियल है। कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल है, ठीक है। वायरल की अगर मैं बात करूँ, ये सारा करवाया, मैं एक शॉर्ट एक समरी दे देता हूँ। रेबीज, डेंगू, पोलियो, एड्स, प्रोटोजुआ की अगर मैं बात करूँ, मलेरिया, काला अजहर, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो ट्राइपन सोफमा से, ट्राइपन सोमा, ठीक है। बाकी वेक्टर वगैरह मैंने डिटेल में करा था, वो सेशन देख लेना। तो गाइज ये थे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो ये सीरीज चलते रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। 400 से 500 एमसीक्यूज कोशिश करेंगे कि कर लें, ठीक है।
आज 10 आ गए एमसीक्यूज, अगले सेशन में 30 आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज इसमें हम क्या कर लें, कवर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो।